आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 20 जुलाई 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। इसराइल और हमास से जुड़ी बड़ी खबर। पहली बार दोनों पार्टीज जंग मुकम्मल खत्म करने पर कर रही सीधी बातचीत। यूएन की एजेंसी UNRWA का इल्जाम, इसराइल जानबूझकर गजा के बच्चों को मार रहा है भूखा। ब्रिटेन पर हुआ केस दर्ज, गजा के बीमार बच्चों को मेडिकल वीजा देने से किया था इनकार। नेतन्याहू फूड पॉइजनिंग से बीमार, अब घर से ही चलाएगा सरकार। लोग पूछ रहे लानत खाई थी या खाई थी बद्दुआ, लेकिन बीमारी की असली वजह है एक प्लान। इन खबरों के अलावा भी बहुत सी खबरें होंगी इस वीडियो में। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से। आज संडे को स्पेशल संडे। सबसे पहले गजा से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लीजिए। इसराइली हमलों में आज सुबह से अब तक करीब 100 फ़लस्तीनी गजा में शहीद हो चुके हैं, जिनमें राहत लेने आए 73 लोग भी शामिल हैं। राहत सेंटर्स पर आज सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ है। अभी तक 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हो सकता है जब तक आप ये खबर देखें ये फिगर्स बढ़ गए हों। गजा सिटी के अल-शिफा अस्पताल में 35 दिन के एक बच्चे समेत 2 और लोग आज भूख से मर गए। इनकी खबर आई। तेल अवीव में हज़ारों लोगों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप से जंग रोकने और गजा में बच्चे जो बचे हुए हैं जिंदा और मुर्दा 50 होस्टेजेस, उनकी वापसी की मांग की। इसराइली फ़ौज ने इधर कबूल किया है कि उसका एक और फौजी मारा गया है, बल्कि उसने खुदकुशी की है। ये 2 हफ्तों में चौथा ऐसा मामला सामने आया है जब IDF के फौजी ने खुदकुशी की हो। दिमागी तौर पर परेशान हो गए। पोप लियो ने दोबारा अपील करते हुए कहा है कि गजा में जंग का वहशीपन रोका जाए। उन्होंने इसके साथ ही इसराइल की तरफ से गजा के इकलौते कैथोलिक चर्च पर हुए हमले पर भी गम का इजहार किया, दुख का इजहार किया, गुस्से का नहीं। इटली के गलीपोली बंदरगाह से एक राहत के सामानों से भरा जहाज़ गजा की तरफ रवाना हो गया है। इस जहाज़ का मकसद है गजा के बच्चों के लिए इसराइल की घेराबंदी को तोड़ना। तफसील से खबरें जान लीजिए। एक बड़ी खबर सामने आई है और ये सबसे प्राइम खबर है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसा अब हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास में जंग खत्म करने पर पहली बार सीधे आमने सामने बातचीत हो रही है। पहले दूसरे लोगों के थ्रू होती थी, अब सामने आमने हो रही है। इसराइली अखबार हारेट्स ने दावा किया है, जिसे दुनिया भर ने खबर बनाए हैं, कि इसराइल अब पहली बार हमास से सीधे डायरेक्ट जंग खत्म करने पर बातचीत कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक इसराइली सियासी सोर्स ने यह बताया कि इस मर्तबा की बातचीत, इस दफ़ा की बातचीत पिछली डील से मुख्तलिफ है। पहले सिर्फ होस्टेजेस की रिहाई पर बात होती थी, लेकिन इस मर्तबा मुआहदा जंग के खात्मे से जुड़ा है। यानी सब कुछ आपस में लिंक्ड है, जुड़ा है और डील बहुत पेचीदा है। डील का मसौदा क्या है? 60 दिन का सीज़फायर हो, इस दौरान 10 जिंदा इजरायली होस्टेजेस रिहा किए जाएंगे। उसी दौरान जंग पूरी तरह से ख़त्म करने पर तेज़ बातचीत होगी। इस डील में साफ लिखा है कि दोनों फरीक यानी दोनों पार्टीज जंग खत्म होने से जुड़े मुद्दों पर अपनी अपनी बात रख सकती हैं। इसराइली सोर्स ने यह भी कहा है कि हमारी टीम कतर रवाना हो गई है और उन्हें इख्तियारात यानी ब्रॉड मैंडेट दिए गए हैं और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि डील हो सके, यानी वो लोग फैसला कर सकते हैं डील का, लेकिन नेतन्याहू के बिना। खैर, बशर्ते इसराइल की सिक्योरिटी पर कोई समझौता ना हो, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो डील हो सके और वो उसे अंजाम दे सके। कान और दीगर इसराइली मीडिया के मुताबिक अगर हमास डील की तफसीलात पर बातचीत को तैयार हुआ तो इसराइल एक दूसरा डेलीगेशन भी कतर की दारुल हुकूमत दोहा भेज सकता है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। इस सारे अमल की निगरानी कतर, मिस्र और अमेरिका कर रहे हैं। ये पहली बार है कि इसराइल खुद डिस्कस कर रहा है कि जंग कैसे ख़त्म होगी, गजा का मुस्तकबिल क्या होगा और तमाम होस्टेजेस की रिहाई कैसे मुमकिन होगी। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इन सब सवालों पर बातचीत शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसराइल ने गजा में बच्चों तक को भूखा मार डाला है, ये UNRWA का इल्ज़ाम है। यूएन की एजेंसी UNRWA ने कहा है कि 1 मिलियन बच्चे यानी 10 लाख बच्चे भूख के निशाने पर हैं। इसराइल पर गजा के लोगों को जानबूझकर भूखा रखने का बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया गया। यूएन की एजेंसी UNRWA ने साफ कहा कि इसराइली हुकूमत गजा के आम लोगों को भुखमरी की तरफ धकेल रही है, जिनमें 10 लाख तो बच्चे शामिल हैं। UNRWA ने मांग की कि गजा पर से जो घेराबंदी है उसको फौरन हटाया जाए
ताकि खाने पीने का सामान और दवाइयां अंदर भेजी जा सकें स्मूथली। 2 मार्च से इसराइल ने गजा की पूरी तरह से नाकेबंदी कर रखी, चारों तरफ बॉर्डर बंद है, राहत काफिलों पर बमबारी हो रही है और खाने के कैंप तक पर हमले किए जा रहे हैं। आज भी मैंने आपको बताया ना, शुरुआत में तादाद 70 से ज्यादा लोग खाने के कैंप पर। अरे आपने वहां बुलाया था, लोग कहते हैं मौत का जाल है, ये राहत के सेंटर नहीं है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक दर्जनों बच्चे अब तक भूख और प्यास से दम तोड़ चुके हैं और लाखों की जिंदगियां अब भी खतरे में हैं। UNRWA की पुकार साफ है, ये जंग नहीं, ये पूरी एक कौम को दी जा रही सजा है। अब बात ब्रिटिश हुकूमत की, वो अब एक कानूनी चैलेंज का सामना कर रही है। वजह क्या है? वजह है गजा के बेहद बीमार बच्चों के मेडिकल इवैक्यूएशन से इनकार करना। मतलब ऑन द मेडिकल ग्राउंड कि जब जंग के दौरान कहा जाता है ये बीमार है, इन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है, तो इवैक्यूएट करें, वहाँ से निकालें, उससे इनकार कर दिया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये केस गजा के 3 बच्चों की तरफ से ब्रिटेन पर दायर किया गया है और इसके तहत ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस और होम ऑफिस दोनों को कटघरे में खड़ा किया गया है, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को। दावा है कि ब्रिटिश मिनिस्टर्स ने गजा की तबाह हालत और इलाज की कमी को नजरअंदाज किया और मेडिकल मदद देने से इनकार कर दिया, जबकि दुनिया के दूसरे जंगजदा इलाकों में ब्रिटेन ने बीमारों को निकालने में मदद की थी, गजा को छोड़ दिया। यानी इंसानियत के उसूल सिर्फ अपने मतलब तक, किसे हम पसंद करते हैं किसे नापसंद उस तक। गजा के मासूमों को क्यों छोड़ा मरने के लिए, इसका जवाब ब्रिटेन के पास नहीं है। उस वक्त इस फैसले से न जाने कितने फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया, नकबा हुआ। लेकिन आज फ़लस्तीनी बच्चे जो मर रहे हैं, जिन्हें इलाज की ज़रूरत है, उन्हें निकालने के लिए ब्रिटेन राजी नहीं है। ये दुनिया है। खैर, बढ़ते हैं आगे। बिस्तर पर पड़ गया है बेंजामिन नेतन्याहू, बीमार है, कुछ कह रहे हैं लानत का असर था। पेट की सूजन, डिहाइड्रेशन से परेशान बेंजामिन नेतन्याहू अब घर से ही अपनी सरकार चलाएगा। इस्राएली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 3 दिन के लिए बेड रेस्ट पर है। PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कहना है कि उसे खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई है, पेट में सूजन आ गई है और अब यरूशलेम के हदासा अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मगर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं आखिर क्या खाया था? क्या लानत खाई थी? तो फिर ये लानत का जायका था या रूहों की बद्दुआ थी कि तुम बीमार पड़ गए? क्योंकि इस बीमारी के बाद नेतन्याहू इस हफ्ते, आप समझिएगा प्लान, हालांकि ये सिर्फ अंदाजे हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं। इस बीमारी के बाद नेतन्याहू इस हफ्ते होने वाली अपनी 2 क्रिमिनल ट्रायल की सुनवाइयों पे अदालत नहीं जा पाएगा। अब अगली पेशी सीधे सितंबर में होगी, जब अदालतें गर्मी की छुट्टी के बाद वापस खुलेंगी इसराइल में। कहते हैं पेट से बड़ी कोई अदालत नहीं होती और ये अदालत बहुत सी सुनवाइयों को टलवा देती है। इस केस में भी टलवा दिया। बढ़ते आगे कुछ खबरें यहाँ से। ईरान ने यूरोप को वार्निंग दी है कि किसी के हमले को, किसी के एग्रेशन को अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो तो ये सिर्फ इनसिक्योरिटी को बढ़ाएगा, असुरक्षा को बढ़ाएगा। ईरान ने वार्निंग दी है यूरोपियन ममालिक को। असल में इसराइल के ईरान पर हमले को प्रेज किया जा रहा था, वाहवाही की जा रही थी। तो वही पूछा ईरान ने, अगर आप उन हमलों को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही जायज ठहराने की कोशिशें कर रहे हैं, तो पूरी रीजनल इनसिक्योरिटी के लिए आप फिर जिम्मेदार हो गए। समझिएगा आप फिर, ये कहा गया है। मिक्स्ड खबरें हैं। बढ़ते हैं आगे, लेबनान की खबर लेते हैं। लेबनान में हुकूमत और हिजबुल्लाह के बीच टेंशन्स हैं। अमेरिका ये चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे। लेबनानी हुकूमत ने कहा भी है, लेकिन कहा है कि इतना आसान नहीं है। हिजबुल्लाह ने इनकार कर दिया है कि हम इसराइल के बनाए प्लान के अकॉर्डिंग हथियार तो नहीं डालने वाले और जंग के लिए हम तैयार हैं। तो लग रहा है कि खींचतान मचने वाली है लेबनान की नवाब सलाम की हुकूमत और हिजबुल्लाह के बीच, और इसका डर जो है वो अमेरिका के एनवॉय ने भी जताया है। टेंशन्स लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हथियार डाल दिए जाएं हिजबुल्लाह की तरफ से। थॉमस बैरक जो वाशिंगटन के एनवॉय हैं, वो कहते हैं कि हिजबुल्लाह ने नई शर्तें लगा दी हैं और इसकी वजह से, यानी नईम कासिम ने, उसकी वजह से ये काम मुश्किल हो रहा है। तो क्या इसराइल के हमले लेबनान पर भी बढ़ेंगे? जैसे एक वक्त टेंशन की बात ईरान के साथ करते हुए ईरान के बाद हम ईरान के ऊपर हमले हुए थे। खैर, सीरिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि सुवेदा जहां झगड़े शुरू हुए थे ड्रूज कम्युनिटी और बद्दूस के बीच, वो बिल्कुल जो आपको बता रहा है ना वहाँ खूब लड़ाई चल रही, वो सब झूठ बता रहा है, बकवास कर रहा है,
कोई लड़ाई नहीं चली, सब जंग बंद हो चुकी है, कल ही बंद हो गई थी। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि सुवेदा बिल्कुल क्लियर हो गया है, वहाँ से ट्राइबल फाइटर्स यानी बद्दुओं को निकाल लिया गया है। क्लैशेस जो हैं वो बिल्कुल हॉल्ट हो गए हैं, रुक गए हैं सिटी में, अब कोई मसला अफरा तफरी का नहीं है और वहाँ पर फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। इमीडिएटली सीज़ फायर को नाफिज कर दिया गया था, जिसे सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं। इस बार यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ रूस पर। कल हमने आपको बताया था रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। अब कीव ने जो है वो हमला किया मॉस्को पर, यानी यूक्रेन ने रूस पर, और ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा हमला किया गया और बताया गया 15 से 30 ड्रोन ये आज आए थे 20 जुलाई को, और इन्होंने ज़्यादा तबाही नहीं मचाई क्योंकि रूस ने इन्हें गिरा देने का दावा किया। ये 30 ड्रोन किसी और रीजन में, 38 किसी और रीजन में, मतलब कुल मिला के काफ़ी ड्रोन्स दागे थे, यूक्रेन ने कहा गया। एक खबर ये भी है कि रूस का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अमन कायम करने को, मतलब जंगबंदी को बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन टारगेट हासिल करना चाहते हैं। अब ये वही बात है, टारगेट हासिल करने में तो बहुत से इलाके यूक्रेन के कब्जाने हैं रूस को, तो ये मतलब एक तरीके से रूस कह रहा है यूक्रेन से, तुम फलाना इलाका में कब्जाने दो, उसके बाद हम तुमसे अमन पर बातचीत कर लेंगे। तो ये अजीब बात है, बहुत सी चीज़ें हैं। सुनामी अलर्ट का एक खबर आई थी, रशिया के आसपास कोस्टल एरियाज़ में 6.6 का आई थिंक अर्थक्वेक आया था। उसके बाद सुनामी अलर्ट दे दिया गया था कि सुनामी आ सकती है। इसमें फर्दर बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं आई। यस, 7.4 मैग्नीट्यूड का आया था, 6.6 नहीं, आज सुबह आया था GMT 849 यानी 8:49 के करीब, और जो है वो 7.4 मैग्नीट्यूड का क्वेक आया था, ये बताया जा रहा है अर्थक्वेक, और वो समुद्री इलाके में आया था। हालांकि ज़मीनी मैदानी इलाकों में रहने वालों को इससे नुकसान नहीं हुआ। और जो है एक ख़बर ये है कि सूडान के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे पहली बार खार्तूम, जो उनकी दारुल हुकूमत है। इस झगड़े के दौरान वो पहली बार पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम खार्तूम को फिर से खड़ा करेंगे, फिर से रिबिल्ड करेंगे, और हम फिर से एक बेहतरीन मुल्क बनने की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। कमाल इदरीस इनका नाम है, और ये अब खार्तूम पहुँचे हैं जब बागियों से इस इलाके को कब्ज़े में वापस लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।